है ना। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट है, तो उसमें एक टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड माइनर। इस बात को समझना है पहले कि एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, समझो एक प्रकार का, कि डिटर्मिनेंट के जो जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं या माइनर जो पढ़े हैं उन सब का यूज करके हम लोग कुछ चीज़ें जानना है। जैसे सबसे पहले है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो पहले कंसिस्टेंट सिस्टम समझते हैं कि कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, है ना। उससे पहले वर्ड आता है सिस्टम भी, कि भाई सिस्टम किसको बोलते हैं। तो सिस्टम बारे हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं, बस तभी नाम कुछ और था, अभी सिस्टम दे दिया गया है। हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा पढ़े थे ना। उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम। मतलब इक्वेशन, जब बहुत सारे इक्वेशन होते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ग्रुप ऑफ इक्वेशन समझ लेना है, बहुत सारे इक्वेशन समझ लेना है। आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो कब बोलेंगे? तो जब उन इक्वेशंस को सॉल्व करके, और सॉल्व करने के बाद बोलता है अगर सॉल्यूशन निकल जाए, सॉल्यूशन यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। अगर 2 वेरिएबल करेगा तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो समझ लीजिए वो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिला तो समझ लेना है इनकंसिस्टेंट है। इसलिए साफ साफ लिखा हुआ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं इसमें नो सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। आप लोग ना क्लास 10th में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक किया हुआ है। वहाँ हम लोग ऐसे चेक करते थे, थोड़ा देख लो ऐसे, कि जब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा था ना इक्वेशन क्लास 10th का, जिसमें 2 वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल होता है, मतलब लीनियर पावर में होता है, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे? कंसिस्टेंट चेक करना होता था। तो बोला था जब इसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता था ना, तब हम लोग बोलते थे ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब इस केस में सॉल्यूशन निकलता था, और इस केस में आप लोग याद होगा यूनिक सॉल्यूशन निकलता था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक्स सॉल्यूशन, ए को सॉल्यूशन निकलता था। ए को कहने का मतलब ए को एक्स का मान और ए को वाई का मान निकलता था। ठीक है, और इसका जब इक्वेशन हम लोग देखते थे, क्योंकि ये अपने आप में एक लाइन का इक्वेशन है, और ये भी क्या था? लाइन का इक्वेशन था। तो इसका मतलब 2 लाइन आपस में क्या करता है? इंटरसेक्ट। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक इक्वेशन में एक सॉल्यूशन निकलता था। और जब ऐसे रहता था, जिसको हम लोग बोलते थे पैरेलल वाला केस, इसमें नो सॉल्यूशन होता था, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था। और जब ये केस था कि एक लाइन के ऊपर दूसरा का भी लाइन, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते थे, तो इसमें फिर मेनी सॉल्यूशन मिलता था, क्योंकि यहाँ भी है पॉइंट मिल रहा है, यहाँ भी, वहाँ भी है, सब कॉमन पॉइंट होता था। तो इसका केस ये वाला था, और इसी केस को हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंट। क्यों बोलते थे? क्योंकि इसको जब सोल्व करते थे इस केस वाला क्वेश्चन को, तो एक्स और वाई का वैल्यू मिलता था। और जब इस केस वाला को, मतलब ये वाला केस वाला a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये केस वाला भी तेरा कहलाता था कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ये केस वाला रहता था पैरेलल वाला केस, तो पैरेलल वाला केस ये था a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 c2, ये केस वाला। और इस केस वाला हम लोग लिखते थे नो सॉल्यूशन, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी इनकंसिस्टेंट एक केस में होता है जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और कंसिस्टेंट आपका 2 कंडीशन में मिलेगा, 2 जगह मिलेगा। एक जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा जहां पे मेनी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोग 3 चीज पढ़े थे, इसमें पढ़ते थे यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, इसमें पढ़ते थे नो सॉल्यूशन, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। इसमें पढ़ते थे मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम लोग को इंसिडेंस लाइन, इसको बोलते थे पैरेलल लाइन, इसको बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी 2 लाइन आपस में, यही 3 केस हो सकता है, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? और सॉल्यूशन का मतलब होता था कि जहां पे 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
अब इस केस में क्या होता था, इंटरसेक्ट तो हर एक पॉइंट पे करता था ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, कंसिस्टेंट। इसको भी बोल देते थे कंसिस्टेंट। लेकिन उस समय हम लोग केवल दो वेरिएबल में बात होता था, एक्स वाई दो वेरिएबल पे, यानी कि उस समय हम लोग केवल दो वेरिएबल यानी कि समझो कि प्लेन में काम करते थे, समझ रहे, प्लेन यानी कि एक्स वाई। अब हम लोग जो काम करने वाले हम लोगों को तीन तीन रहेगा, देखो एक्स वाई जेड तक जा रहा है। अब एक्स वाई जेड जा रहा है मतलब प्लेन नहीं है, ये स्पेस है। स्पेस यानी जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आ रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। तो अब जब इस केस में आएगा, देखो यहाँ लिख भी दिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही है ना। तो फिर से समझना, कंसिस्टेंट यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाना, मतलब जिसमें सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन आपका एक भी हो सकता है या फिर अधिक भी हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लास 10 तक में हम लोग ऐसा चेक करते थे ना कि कौन कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग को चेक करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, पहले ये क्लियर कर लेना है। तो कंसिस्टेंट हम उसको बोलेंगे जिस इक्वेशन को सॉल्व करने से, जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे वो कंसिस्टेंट है, चाहे एक सोल्यूशन निकले या 1000 सोल्यूशन निकले। और जिस इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करने के बाद वो हमको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे वो इनकंसिस्टेंट है। ये दो तो पहले बात क्लियर हो गया। हाँ, तीसरा हम लोग ये जानते हैं कि सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब मैट्रिक्स जो मेरा रहेगा वो मेरा नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 दे देता है। अब 0 आ जाएगा तो फिर तो निकाल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया दो पॉइंट, कंसिस्टेंट क्या ये क्लियर है, इनकंसिस्टेंट क्या ये क्लियर है। हम कंसिस्टेंट उसी को बोलेंगे जिसका इक्वेशन को सॉल्व करने से उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना यानी कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल का वैल्यू निकलना। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबलों का जो वैल्यू आएगा वही मेरा कहलाएगा सॉल्यूशन। अगर वो मिल जाता है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखो टॉपिक है ये क्या अगला कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। अब इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो जब तक से सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तब तक तो हम कैसे बोलेंगे कौन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। याद रखना हम लोग सॉल्यूशन तो निकालेंगे, ठीक है, किसका, तो एक सिस्टम का। कौन सा सिस्टम, तो लीनियर इक्वेशन के। किसके मदद से, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के हेल्प से। मतलब हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन किसका यूज करके, मैट्रिक्स का इनवर्स का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले मान लिए कि ये मेरा क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं किसको, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स मेथड। इसी को हम लोग ना मैट्रिक्स मेथड में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान देना। हाँ, अभी इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। खाली आप लोग देखना कि क्या सही है या नहीं है, कि वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और यहाँ लिख देते हैं X Y Z और यहाँ लिख देते हैं D1 D2 D3। अगर इसको वापस सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, देखो तो एकदम मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1X ये मिल जाएगा, B1Y ये मिल जाएगा, C1Z ये मिल जाएगा।
अब ये पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ बराबर का साइन है ना, तो ये लाइन वहाँ फिर इसके बराबर हो जाएगा, डी1 बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब फिर उसी तरह दूसरा का लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये लाइन बन जाएगा बराबर क्या दे देगा, D2। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन बन जाएगा ना बराबर D3। मतलब हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख देंगे तो ये वाला जो बनेगा यही मेरा कहलाएगा A, बड़ा A, हाँ, मैट्रिक्स A। और ये पूरा जो एक्स वाई जितने वेरिएबल हैं इस सब को रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा X से, ठीक है, बड़ा X से, और ये पूरा को रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा B से, क्योंकि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगा ना, क्योंकि यह तो नंबर ना होता है 2 3 5 कुछ नंबर ना होगा। तो यही हो गया मेरा मैट्रिक्स मेथड में रिप्रेजेंट करने का तरीका, AX बराबर B। क्या निकल गया, AX बराबर B। और हमको यहाँ पे सोल्व करके क्या करना है, XYZ का वैल्यू निकालना है ना। हम इसी में क्या करें, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते, हाँ है ना, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा A इनवर्स, पहले से मेरा AX है बराबर इधर B है, A इनवर्स B है, क्योंकि इनवर्स दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऐसे समझ में आ रही बात। अब ध्यान देना, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स ना है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में तो हम लोग मेथड लगा सकते हैं, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था उसको लगाएंगे, तो एसोसिएटिव बोला कि पहले ये दोनों को इसके साथ कर रहे थे, एसोसिएटिव लगाएंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएगा ऐसा। अब हम लोग जानते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी देगा ना, तो ये बन गया IX बराबर A इनवर्स B, ऐसा हो गया। अब ये X का मतलब X इंटू आई, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम I के साथ, क्योंकि भी मैट्रिक्स ना है तो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। यानी फाइनली हमको क्या मिल गया, यहाँ से X मिला बराबर ये क्या मिला, A इनवर्स इंटू B। यही हो गया सॉल्यूशन। ये जो X का मतलब आपका XYZ होगा। अब देखो यहाँ A इनवर्स आया, क्या आया, ये A इनवर्स आया, तो यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, देखो यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। मतलब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये तरीका लगा रहे हैं। यहाँ के बाद यहाँ लिखना है ना, थोड़ा नीचे दिखता नहीं शायद इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। तो x बराबर A इनवर्स B, यानी यही हो गया x। इस x का मतलब आप समझना ये वाला पूरा x है। अगर आप चाहोगे तो ऐसे इक्वेट कर सकते हो, ये वाला A लिखे हैं, इसको x लिखे हैं, ये वाला B लिखे हैं। अलग अलग लिखना चाहेंगे तो A बराबर इतना है, x का मतलब ये पूरा है और B का मतलब ये पूरा है। ठीक है, चलो इतना राइट करो, फिर आगे बताते हैं इससे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से दो केस ये जानेंगे ना, कि पहला केस ये जानेंगे अगर A यानी कि मैट्रिक्स वाला, जो भी मैट्रिक्स मेथड लिखे थे तो उसमें हम जो A यूज किए थे, A X और B, तो वो A है वो। तो अगर A आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा, ठीक है, तो सीधे याद रखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप X Y Z का वैल्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूला से। अगर इस फॉर्मूला से एक्स वाई जेड का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, यानी यहाँ जो निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस केस में अगर A आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी सॉल्यूशन मिलता है। और सॉल्यूशन मिलता है मतलब कि वो कंसिस्टेंट है, इसको याद है ना, सॉल्यूशन मिलता है मतलब कंसिस्टेंट है। लेकिन जब आपका A सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इससे ये पता नहीं चलता है कि वो मेरा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में दो कंडीशन आ जाता है, या तो मेनी सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे, कोई तो तरीका होना चाहिए चेक करने के लिए कि कब मेनी सॉल्यूशन मिलेगा और कब नो सॉल्यूशन मिलेगा।
तो ये हो गया चेक करने का कंडीशन कि कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये चीज़ निकालेंगे, यानी एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और मल्टीप्लाई करने के बाद का देखो दो केस आता है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो आपको समझना है मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन निकला मतलब कंसिस्टेंट। और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वो समझ जाना है कि नो सॉल्यूशन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। इस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको राइट करो पहले। तो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है, इसमें चेक हमको करने पड़ा एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। देखो अगर कंसिस्टेंट होगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला केस आ जाता है तो फिर बहुत आसान है, ये केस में बहुत आसान है, लेकिन जब ये केस आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो आप फिर आपको ये पूरा का पूरा क्या करना होगा, पहले फाइंड करना होगा, है ना। अब देखते हैं कहाँ जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स डिनोटेशन देते हैं, ठीक है। कौन सा डिनोटेशन, मैट्रिक्स डिनोटेशन देते हैं इसको। अगर मैट्रिक डिनोटेशन देंगे तो कैसे दिखेगा, थोड़ा दो तो ऐसे लिखना होगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये जाएगा यहाँ 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3, और इस जगह पे देना होगा हमको क्या, केवल x और y बराबर। देखें यहाँ क्या देना होगा 2 और 3। याद रखना हम लोग इसी का नाम देते हैं a, ये जो मैट्रिक्स है इसी का नाम है a, ठीक है। अब तक जो यहाँ पे ए यूज बोल रहे थे ना ए, वो यही ए के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ जो बी आ रहा है ना वो यही बी के बारे में। हमारे जो एक्स पूरा ऐसे लिखते हैं बड़ा एक्स, और ये बड़ा एक्स का मतलब होता है ये वाला एक्स वाई। अगर तीनों रहेगा तो एक्स वाई जेड तक लिखेंगे, ठीक है। और ये बी का मतलब यही वाला आ रहा है 2 3। हमको तो चेक करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो सबसे पहला हमको केस क्या करता है भाई, देखो अगर नॉन सिंगुलर निकल गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन अगर सिंगुलर निकल गया तो हम जल्दी से ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तब हमको ये काम करना होगा। पहले तो डिटर्मिनेंट चेक करना होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट देखो बगल में निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 2 × 2 का है ये। तो 3 1 जा 3 मिला, इधर 2 2 जा 4 मिला। माइनस करते हैं, याद रखना है प्लस नहीं करना है, डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम माइनस करना है। तो कितना मिला, -1 आया। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जब ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो वो 0 के बराबर आया है क्या, नहीं आया है। यानी जब ये केस आ गया तो हमको तो दिक्कतें नहीं है, हम लोग सीधे लिख देंगे कि तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। लिख देंगे हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बस इतने काम करना है, कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट, यही चेक करना। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट, चेक करने बोल रहा है। सॉल्यूशन अभी नहीं करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर अभी 1 से लेकर 6 तक, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में खाली चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 से लेकर 14 तक जो है उसमें पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने फिर अभी सिखाएंगे, अभी एक क्वेश्चन वहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको राइट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 योग लेते हैं, उसके बाद एक छोटा लेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 में छोटा है और एक बड़ा से बना लेंगे 14 नंबर का जो बहुत बड़ा है, 2 बनाते क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में केवल क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी चेक करना है या तो ये काम कर लेना है, हाँ। लेकिन एक बात फिर याद रखना है, अगर ये वाला केस आ गया तो फिर आपको यहाँ तक जाना है ना। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसा ढूंढो जो बराबर 0 आया हो, उसको देखो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3, इसको देख लेते हैं थोड़ा। अगर इसको अगर मैट्रिक्स डिनोटेशन ले, डिनोटेशन का मतलब ये डिनोटेशन ना ए एक्स बराबर बी, ये डिनोटेशन लेंगे तो हम सीधे अलग अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए की जगह में आ जाएगा 1 3 2 6, मतलब अलग अलग लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत समझ में आ जाएगा ना। कि इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हो ए फिर एक्स बराबर बी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक में हम लोग को ये से मिल जाएगा, एक्स में हमको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई, और बी में हमको मिल जाएगा 5 और 8। कभी कभी ये इधर दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उधर कर लेना है, यस।
मतलब LHS तरफ लिख दिया रहता है तो उधर कर लेना होगा, RHS तरफ कर लेना होगा D को। तो A X B तीनों मिल गया हम लोग का। हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब देखो ये भी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सॉरी, तो 6 1 जा 6, इधर से 3 2 जा 6, तो क्या मिला 0 मिल गया। अब यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ के बाद दो केस आ जाता है, या तो ये या तो ये। मिनी सोल्यूशन होगा, मिनी सोल्यूशन वाला केस आएगा तभी ना बोल सकते कंसिस्टेंट है, और अगर मिनी सोल्यूशन वाला केस नहीं आता तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट इनटू बी। तो एडजॉइंट पहले निकालते हैं। जैसे ए हमको मेरे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 3 6, एडजॉइंट निकालना हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, पढ़े हैं ना डायरेक्ट निकालने का एडजॉइंट। याद है क्या क्या करना पड़ता है इसको, ये वाला को एक्सचेंज करते हैं, ये वाला को रहने देते हैं, बस माइनस कर देते हैं, एडजॉइंट निकल गया। अब हमको एडजॉइंट ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बी के साथ। बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, याद रखना ये स्टेप। कैलकुलेट बोले थे नहीं, कैलकुलेट करना होगा, इतना को कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट ए तो हम लोग जान रहे हैं, ये वो नंबर है 6 - 2 - 3 1, और बी कितना है, बी 5 8 है, ये है ना। तो देखो इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो कॉलम। तो हम लोग जान रहे हैं एक बार रो एक बार कॉलम जाएगा तो एक एक मिलेगा, मालूम है ना, एक कॉलम खाली तैयार मिलेगा हम लोग का। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। हाँ। देखो ऐसे 6 × 5 कितना हुआ, 6 5 जा 30, बीच में आएगा प्लस, उसके बाद माइनस में आएगा 24, 8 3 जा 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। तो एक रो एक कॉलम बना खाली। अब फिर इसको लेंगे माइनस में 10 और प्लस में 8, यानी कुल मिला के हमको यहाँ से क्या मिला 6, और यहाँ से क्या मिला माइनस में 2। तो बस ये देखना है क्या ये 0 0 मैट्रिक्स मिला, नहीं मिला। मतलब हम लोग यहाँ आने के बाद ये बोलेंगे कि एडजॉइंट ए को जब बी से मल्टीप्लाई किए ना तो 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। किसके बराबर नहीं आया, 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया है। अब जब 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तो हम लोग जान रहे इस केस में आ गया। अब इस केस में आ गया तो इसका मतलब नो सोल्यूशन लग के, अगर सोल्यूशन पूछा होता तो बोलते नो सोल्यूशन है। हमको सोल्यूशन तो चेक नहीं करने बोला है, हमको चेक करने बोला कंसिस्टेंसी, यानी कि या तो कंसिस्टेंट या तो इनकंसिस्टेंट। तो हमको यहाँ तक पहुँचना पड़ा। देखें कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकला ये वाला, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपका नो सोल्यूशन वाला, यानी कि इनकंसिस्टेंट यहाँ लिख देंगे। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। याद रखना इनकंसिस्टेंट। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हो क्या ये सही है या गलत है, तो आप क्लास 10th का रूल लगा के यहाँ से देखो तो क्या x और y का मान निकलता है, तो नहीं निकलेगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ 1/2 मिल रहा है, यहाँ भी 1/2 मिल रहा है, और यहाँ 5/8 मिल रहा है। तो कौन सा केस में आया देख लो, यहाँ 1/2 मिला, a1/a2 बराबर मिला b1/b2 के बराबर मिल रहा है ना। यहाँ का 1/2, इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा माइनस में 5/8, मतलब c1/c2 जो नॉट इक्वल टू मिला। तो ये केस किसका था, पैरेलल लाइन का था ना, नो सॉल्यूशन हुआ ना। समझ रहे हो बात। अगर हम लोग यहीं पे आके छोड़ देते ये कह के कि सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो यहाँ तो सही था, चलो भाई सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन फिर ये वाला आ जाता तो, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन तो कह रहा है ना कि मेरे सॉल्यूशन देंगे। समझ रहे हो ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये आपको टू वेरिएबल का है। इसे हम लोग देखो क्लास 10th के अकॉर्डिंग टू चेक किए तो पता चल गया कि भाई सच में नो सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब इधर से भी सॉल्व किया तो पता चला नो सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब तब ये मेथड सही है। मतलब ये जो तरीका चेक करने का ये मतलब सही है। समझ में आ रही बात। चलो इसको राइट करो पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4.6 का है। तो इसमें बोला सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब ये जो मेथड सीख रहे हैं इसी मेथड से हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है एक्स वाई। अब ये दिख रहा है एक्स वाई का, तो एक्स वाई का निकालेंगे।
XYZ तक रखा तो XYZ तक निकलेगा, है ना। इसको हम लोग चाहेंगे तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जितना भी मेथड पढ़ा हुआ क्लास 10 तक वो सब मेथड भी लगा के निकाल सकते हैं। तो लास्ट में चेक कर लेंगे, है ना, उस मेथड से हम लोग निकाल के लास्ट में चेक कर लेंगे क्या जो निकला है वो सही निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो पहले तो मैट्रिक्स नोटेशन लेते हैं इसका, इस सिस्टम का। तो यहाँ से अगर हम लोग A निकालना चाहेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो तो A मिलेगा यहाँ से हमको, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। याद रखना कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा कि x गायब रहेगा, यहाँ y रहेगा, यहाँ z रहेगा, तो याद रखना x लगा जगह में 0 ले लेना है। जिसके पास जो चीज़ नहीं रहेगा उसके पास क्या कर देना है, 0। हाँ, अगर केवल x लिखा रहेगा ऐसा तो इसका मतलब तब यहाँ 1 है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही जाता होगा ना। a समझ में आ रहा है, a कहाँ से निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, x क्या निकलेगा, बड़ा x की जगह पे आएगा x y, क्योंकि दो ही वेरिएबल है भैया, और b के जगह में आ जाएगा 4 और 5। तो हम लोग जानते हैं हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या क्या, देखो x निकालने का ये फॉर्मूला है कि a इन्वर्स चाहिए और b से मल्टीप्लाई करना होगा, ही ना, ये ना फॉर्मूला है। देखो इधर लिखे भी हैं x बराबर a इन्वर्स b। तो हमको पहले a इन्वर्स चाहिए। अब a इन्वर्स निकालने के लिए हमको तो पहले एडजॉइंट निकालना होगा ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या रूल पड़े, अच्छा हाँ ये भी बात सही है, पहले तो चेक कर लेना है ना, ये डिटरमिनेंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पहले निकल जाना चाहिए। देखो अगर निकालते हैं a का डिटरमिनेंट तो यहाँ होगा 5 3 जा 15 और -7 2 जा 14, 1 आया। तो मतलब ये कंसिस्टेंट है और इस यूनिक सॉल्यूशन है ये, है ना, इसका वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a निकालते हैं सीधे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -7, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग a का इन्वर्स निकाल लेते हैं। a का इन्वर्स निकालने का ही ना फॉर्मूला है, देख लो सही लिख रहे हैं ना, है। अब यहाँ हो जाएगा 1/1 और यहाँ यही आएगा 3 - 7 -2 × 5, यहाँ तक सही है। 1 से मल्टीप्लाई करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, a का जो इन्वर्स है वो यही मिलेगा, 3 - 7 -2 और 5, ये a का इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a का इन्वर्स × b। अब a का इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का इन्वर्स कितना है, 3 है, -7 है, माइनस में 2 और 5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, b कितना है 4 और 5। आप लोग को मालूम होना चाहिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही कॉलम तैयार होगा, नहीं क्या तैयार होगा, केवल एक कॉलम तैयार होगा, क्योंकि एक रो एक कॉलम, फिर एक रो एक कॉलम, तो कॉलम तैयार होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा ध्यान देना। फिर से ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ला को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, कितना मिलेगा 3 4 जा 12 -10, 7 4 जा 28 प्लस में 5 5 जा 25। याद है ना, ये बड़ा x का क्या मतलब है, सो x और y मतलब है। ये अपने आप में ये क्या दिख रहा है, x y। तो देखो x y मिल गया अब, क्योंकि अब जब दो मैट्रिक्स, इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स, इधर भी अपने आप में क्या मिल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है ना, नहीं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, सीधा सीधा इक्वेट तो कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स है तो आपस में इक्वल है तो हम लोग सीधे यहाँ से कहेंगे हंस x बराबर मिला 2 और y बराबर मिला -3, यही हो गया x y का वैल्यू। ये तो 2 वेरिएबल का था, 3 वेरिएबल का रहा था, तब भी प्रोसेस हमको यही लगाना था पूरा, बस थोड़ा लंबा जाता वो। यहाँ आता है x का वैल्यू, यहाँ आता है y का वैल्यू, नीचे एक और मिलता है z का वैल्यू, है ना। तो समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको राइट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।